हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी के 110 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिस सीरीज़ है। ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ है दृष्टि पब्लिकेशन का। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ है, इसका मतलब आपका प्रीलिम्स आईएएस पीसीएस सबका प्रीलिम्स इससे कवर हो जाने वाला है। और इसमें क्वेश्चन का जो लेवल है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। वो एकदम वही लेवल है जो आपके एग्ज़ाम में होता है। पूरा एनसीईआरटी है इसमें, और इसके साथ ही ये बिल्कुल अपडेटेड है इंडियन इकोनॉमी की, यानी आपको जितने भी डेटाज मिलेंगे वो बिल्कुल अपडेटेड मिलने वाले हैं। ये सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आईएएस पीसीएस ईपीएफओ एसएससी सीपीओ एनडीए यूजीसी सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हर एक क्वेश्चन 110 क्वेश्चन है, और इसके साथ ही इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाला है, ताकि आपका इससे और भी इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन बने तो उसका आंसर आप कर सकेंगे एग्ज़ाम में। इसीलिए इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन है राजकोषीय नीति को, मौद्रिक नीति को, मुद्रास्फीति एवं अवस्फीति, या सरकारी बजट को। कोड नीचे दिया हुआ है, कोड्स, इसमें बतानी है कौन सा आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी राजकोषीय नीति को शामिल किया गया है इस आर्थिक मुद्दों को, मौद्रिक नीति को, मुद्रास्फीति और अवस्फीति को, और सरकारी बजट को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के वृहद स्तर के आर्थिक मुद्दों से संबंधित होता है। समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य विषय हैं राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति एवं अवस्फीति, सरकारी बजट, भुगतान संतुलन, विनिमय दर, मुद्रा आपूर्ति एवं साख सृजन, और रोजगार इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक संख्या में हैं, लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका जवाब होगा पूर्ण स्पर्धा कहलाता है। और सारे ऑप्शन देख सकते हैं, एकाधिपत्य, एकाधिकारी स्पर्धा, अल्पधारिकार। इनके बारे में भी आपको नीचे एक्सप्लेनेशन में सारी जानकारियाँ मिलेंगी। सही जवाब होगा पूर्ण स्पर्धा। बाजार में जब वस्तु या सेवा का केवल एक ही विक्रेता हो जो उसके विक्रय से संबंधित शर्तों और मूल्यों को अपनी इच्छानुसार लागू कर सके, तो ये स्थिति एकाधिपत्य या एकाधिकार कहलाती है। पूर्ण स्पर्धा बाजार का वो रूप होता है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। इसके परिणाम स्वरूप भी कोई एक विक्रेता अथवा क्रेता बाजार में विक्रय से संबंधित कीमतों पर प्रभाव नहीं डाल सकता। और अल्पाधिकार जो आपके ऑप्शन में था, ये वो स्थिति है जिसमें विक्रेताओं की संख्या कम लेकिन क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। ऐसे बाजार में प्रतिस्पर्धा विद्यमान होती है। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, पूर्ण स्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता है या आधार बनते हैं? आपके सामने तीन ऑप्शन है, निरपेक्ष लागत अंतर, तुलनात्मक लागत अंतर और अवसर लागत। बताना है कि इसमें से कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता है। नीचे कोड है, आंसर होगा तीनों ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता है, निरपेक्ष लागत अंतर, तुलनात्मक लागत अंतर और अवसर लागत। निरपेक्ष लागत अंतर का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था। उनके अनुसार दो देशों में व्यापार उस स्थिति में होता है यदि उनमें से एक को वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है और दूसरे देश को दूसरी वस्तु के उत्पादन में लाभ है। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित है, यानी किसी भी वस्तु का मूल्य उसके श्रम लागत पर निर्भर करता है। अवसर लागत सिद्धांत के प्रतिपादक हैबलर थे। अवसर लागत से आशय एक वस्तु की दूसरी वस्तु के प्रतिस्थापन करने की लागत से है। तो तीनों के बारे में ही आपने पढ़ लिया, निरपेक्ष लागत अंतर, तुलनात्मक लागत अंतर और अवसर लागत अंतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सभी आगतों में एक ही अनुपात में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कुल उत्पाद में जिस तरह परिवर्तन होता है
उसे कौन से नियम के रूप में जानते हैं? आपका सही जवाब होगा उसे पैमाने का प्रतिफल के रूप में जानते हैं। सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि निर्गत में उसी अनुपात में वृद्धि उत्पन्न करती है, तो उत्पादन फलन पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। और जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि निर्गत में अनुपात से अधिक वृद्धि उत्पन्न करती है, तो उत्पादन फलन पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल को प्रदर्शित करता है। वहीं जब सभी आगतों के आनुपातिक वृद्धि की तुलना में निर्गत में समानुपातिक वृद्धि कम होती है, तो ये ह्रासमान प्रतिफल को दर्शाता है। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, पैमाने का प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मांग किसको निर्दिष्ट करती है? आपका सही जवाब होगा किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिणाम। एक निश्चित कीमत पर एक विशिष्ट समयावधि के भीतर खरीदी जाने वाली वस्तु का परिमाण ही मांग है। ध्यातव्य है कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच संबंध को मांग का नियम कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, आपवादिक मांग चक्र वो है जिसकी ढाल, क्या है जिसकी ढाल दाहिनी ओर ऊपरी मुखी है। आपवादिक मांग वक्र वो है जिसकी ढाल दाहिनी ओर ऊपरी मुखी है। आपवादिक मांग वक्र की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी वस्तु की गंभीर कमी होने वाली होती है। इस स्थिति में वस्तु के दाम बढ़ने के बावजूद मांग बढ़ने लगती है और मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर यानी दाहिनी ओर ऊपर मुखी बना रहता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वो दर जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संतुष्टि कर स्तर बदले बिना प्रतिस्थापन के लिए तैयार है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। एक साधन को दूसरे साधन के स्थान पर प्रयोग करने की क्षमता और योग्यता तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। अब यहाँ सारे ऑप्शन के बारे में सबसे बड़ी बात है कि इसमें सारे ऑप्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है, सारी चीज़ों के बारे में आप जान लेंगे। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है कि किसी उत्पाद या सेवा के प्रथम अंश से जितनी उपयोगिता प्राप्त होती है उतनी ही उपयोगिता उतने ही अंश के साथ अंश से बाद में नहीं मिलती है। सम सीमांत उपयोगिता की बात करें तो इसके नियम के अनुसार उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए अपने सीमित साधनों को इस प्रकार से व्यय करना चाहिए कि प्रयोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की अंतिम इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान हो। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि और सेवा क्रियाकलाप संबंध है? सही जवाब होगा क्रमशः प्राथमिक और तृतीयक। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को मुख्यतः 5 क्षेत्रों अथवा श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जब आर्थिक क्रियाओं में मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से उत्पादन किया जाता है तो वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसमें मत्स्य पालन, वानिकी, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, खनन एवं उत्खनन जैसी आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। विनिर्माण आदि द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत परिवहन, संचार और भंडारण तथा चिकित्सा जैसी आर्थिक गतिविधियां शामिल है। चतुर्थक क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का एक उन्नत रूप होता है क्योंकि इसमें ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल होती है। और पंचक क्षेत्र उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित होता है। नेक्स्ट, भारत के असंगठित क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत के बारे में सारे कथन पढ़िए। सही जवाब होगा
संगठित क्षेत्र की तुलना में इस क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या अधिक है। वे सामान्यतः श्रम संघों में संगठित नहीं हैं। श्रमिक सामान्यतः सीमित दिनों के लिए नियुक्त होते हैं। ऑप्शन बी 1, 2, 1, 3 और 4। असंगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं और रोजगार के मामले में अनियमित होते हैं। इस क्षेत्र में मुख्यतः स्वनियोजित श्रमिकों, वेतनभोगी मजदूरों को शामिल किया जाता है। देश की अर्थव्यवस्थाओं में 50% से अधिक का योगदान करने वाले असंगठित क्षेत्र के लोगों की कुल कार्यबल में हिस्सेदारी लगभग 94% है। असंगठित क्षेत्रों के उद्यमों और उनके श्रमिकों की आय नियमित नहीं होती है और उन्हें सरकार से किसी भी प्रकार का नियमन और संरक्षण नहीं मिल पाता है। हालांकि कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार ने इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सारा ही आपके सामने कथन है। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा, सारे ऑप्शन पढ़िए, जिसके द्वारा, सही जवाब होगा, देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि होती है, अगोचर धन का संचय हो पाता है। ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा। देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर व क्षमता में वृद्धि बेरोजगारी की दर को कम करने में प्रभावी होती है, जो कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है। इससे निवेश बढ़ता है और बेहतर उत्पादन पूंजी में निर्माण में सहायक होता है। वहीं अगोचर धन हमारे स्वयं और समाज के अदृश्य मूल्यवान गुणों यानी एकता, ईमानदारी, ज्ञान के विकास से संबंधित है और जो हमारी संपत्ति और ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन सी सही है, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रास्फीति पूर्ति, सही जवाब होगा, ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घरेलू स्तर पर उत्पादन, आपूर्ति और उपभोग पर बल दिया जाता है। द्विपक्षीय या बहुपक्षीय स्तर पर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का प्रयास कम ही किया जाता है। इसके अंतर्गत आयात प्रतिस्थापन यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की नीति पर बल दिया जाता है, यानी दूसरे राष्ट्र से आर्थिक विनिमय न होने के चलते निर्यात भी नहीं होता है। तो सही जवाब होगा कि ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन किसी व्यक्ति की मांग को प्रभावित करता है या प्रभावित करते हैं? सारे ऑप्शन पढ़िए। वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित माल की कीमतें। सही जवाब होगा वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और संबंधित माल की कीमतें। ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले उत्पादनों में वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, धन का वितरण, उपभोक्ताओं की रुचि, संबंधित वस्तुओं की कीमत और मौसम एवं जलवायु प्रमुख है। नेक्स्ट, यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। यदि सरकार के द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो विकल्प लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित किया जाता है। और बाकी विकल्प की बात करें तो विकल्प लागत किसी अवसर या विकल्प के चूक जाने या छूट जाने की लागत होती है। ये उस लाभ के विपरीत है जो तब प्राप्त होता है जब कोई कार्य या जो नहीं किया जाता है, यानी छूट हुआ एक अवसर। ये अर्थशास्त्र में प्रयुक्त एक अवधारणा है
और विकल्प लागत को सामान्यतः धन के रूप में परिभाषित किया जाता है, लेकिन इसे समय, व्यक्ति घंटे, यांत्रिक उत्पादन और किसी भी निश्चित संसाधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किन किन चीज़ों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है? नीचे आपको कोड मिलेगा, बतानी है किन किन चीज़ों की आवश्यकता। श्रम पूंजी, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली आवश्यकता है भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, यानी जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है, जबकि दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है और चौथी आवश्यकता के रूप में मानव पूंजी को लिया जाता है। स्वयं उपभोग के लिए या बाजार में बिक्री के लिए उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ कार्य करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। इसे मानव पूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सारे कथन पढ़िए और बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। भौतिक पूंजी को स्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी के रूप में बांटा जाता है, ये सही है, यानी ऑप्शन ए केवल 3। भौतिक पूंजी उत्पादन के लिए एक आवश्यक कारक है। भौतिक पूंजी के अंतर्गत औजार, मशीनें, भवन, कच्चा माल और नगद मुद्रा मदें आती हैं। तो ऑप्शन पहला और दूसरा तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि भौतिक पूंजी के अंतर्गत नगद मुद्रा और कच्चा माल मदों की स्थायी पूंजी कहा जाता है, लिखा है, और दूसरा भी गलत है, मशीन, भवन, औजार मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। कच्चा माल और नगद मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। दूसरा है, जब शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा मानव संसाधन को विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। सही जवाब होगा दोनों। मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। जब शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा मानव संसाधन को विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। दोनों ही सही है। मानव पूंजी में निवेश यानी शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षण लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष तौर पर देखा जा सकता है। जब शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं और प्रशिक्षण में निवेश किया जाता है तो जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है, लेकिन जब इस शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या को शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा पहले की अपेक्षा और अधिक विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं। सही जवाब होगा विनिर्माण। विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन शामिल होते हैं। द्वितीयक में विनिर्माण शामिल होता है। तृतीयक में सेवाओं को शामिल किया जाता है। तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सारे कथन देखिए और बताइए कि कौन सा सही है। कथन है कि वे क्रियाएं जो वेतन या लाभ के उद्देश्य से की जाती है और उनके लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरा है, जिन क्रियाओं में स्व उपभोग के लिए उत्पादन होता है वे गैर बाजार क्रिया के अंतर्गत आती हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ना तो पहला और ना ही दूसरा। व्याख्या देख सकते हैं आप। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है।
गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन से है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग, प्रसंस्करण और अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है आपके पास, जिस क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन सीधा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। वे गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रक्रिया के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दोनों ही कथन जो है वो सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। नेक्स्ट, आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीयक क्षेत्र में शामिल है। तृतीयक क्षेत्र में कौन शामिल है? बैंकिंग है, शिक्षा है, सेवा का क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्र में क्या है? सेवा है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी जो है वो सेवा का क्षेत्र है। बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, ये चारों है। ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग नहीं करती बल्कि स्वतः ही वस्तुओं का उत्पादन करती है। दूसरा है, द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सही जवाब होगा, दोनों ही सही है, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद की सही तरीके से व्याख्या करता है? सारे कथन देखिए और बताइए कि सकल घरेलू उत्पाद के लिए सही व्याख्या कौन कर रहा है। ऑप्शन सी, किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, ये सकल घरेलू उत्पाद को सही से डिफाइन कर रहा है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। कथन है आपके पास, भारत में लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त होता है। दूसरा है, भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है। तो दोनों ही सही है। ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का होता है और सबसे कम योगदान प्राइमरी सेक्टर का होता है, लेकिन फिर भी भारत में सबसे अधिक नियोक्ता प्राथमिक क्षेत्र में लगे हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि अभी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? सही जवाब है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने एक आर्थिक पद्धति की कल्पना की जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद की विशेषताएं शामिल थी। इसकी परिणति मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल के रूप में हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन पढ़िए। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। दूसरा कथन है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा तृतीयक क्षेत्र का विकास उतना ही अधिक होगा। दोनों ही ऑप्शन सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में सामान्य लक्षण ये दिखाई देता है कि वहाँ के अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में नियोजित होते हैं। कृषि, खनन और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार और भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना भी अधिक होगा सेवाओं की मांग भी उतनी ही अधिक होती जाएगी, जिस कारण तृतीयक क्षेत्र के विकास में भी वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्रों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सारे कथन देखिए। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को सवेतन, छुट्टी, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। आपका सही जवाब होगा, संगठित क्षेत्र में वे उद्यम आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दूसरा और तीसरा।
संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं और उनसे एक निश्चित समय तक काम करने की आशा की जाती है। इस क्षेत्र के कर्मचारियों को सवेतन छुट्टी, भविष्य निधि, अवकाश काल में भुगतान, सेवानुदान इत्यादि जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। तो पहला वाला जो है वो सही नहीं था। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम आते हैं जहां पे रोजगार की अवधि नियमित होती है, तो दूसरा इसलिए सही है। और ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और इनका सरकारी नियमों और विनियमों की अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। इसलिए तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति और राज्य दोनों। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन राज्य द्वारा संचालित होता है, तो वही निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति के द्वारा होता है। तो इस तरह विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन पढ़िए। असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम और विनियम नहीं होते हैं, यहाँ रोजगार सुरक्षित नहीं होता है और श्रमिकों को बिना किसी कारण से हटाया जा सकता है। सही जवाब जो है पहला जो है वो सही नहीं है, दूसरा सही है। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो कि अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है से निर्मित होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं लेकिन उनका अनुपालन नहीं होता है, इसीलिए पहला जो था वो सही नहीं था ऑप्शन। ये वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं होता है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी का छुट्टी इत्यादि का कोई भी प्रावधान नहीं होता। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं, इसलिए जो दूसरा ऑप्शन था वो सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन लोगों के द्वारा दिए गए कर्ज को अनौपचारिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है? आपका सही जवाब होगा मित्र, व्यापारी, साहूकार और रिश्तेदार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अनौपचारिक उधारता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार और दोस्त आते हैं। शहरी निर्धन और ग्रामीण परिवारों के लिए अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का प्रमुख स्रोत है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई भी संस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों को घटते क्रम में लिखिए, बढ़ते से घटते क्रम में लिखिए। औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर आपका सही जवाब होगा पहले कृषि क्षेत्र होगा, उसके बाद सेवा, फिर विनिर्माण। जनसंख्या के आधार पर है ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और फिर दूसरा। औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र में कार्यशील श्रमिकों का अनुपात जनसंख्या के आधार पर बात करें अगर घटते क्रम में, तो क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में 70 से 75% जनसंख्या है संलग्न जनसंख्या। सेवा के क्षेत्र में 15 से 20% है और विनिर्माण के क्षेत्र में संलग्न जो जनसंख्या है वो 10% है। इसीलिए सबसे ज़्यादा कृषि में, फिर सेवा में, फिर विनिर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधारित संरचना में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल थे? आपका सही जवाब होगा रेल, पत्तन, जल परिवहन और डाकचार। डाकतार, रेल, पत्तन, जल परिवहन और डाकतार। औपनिवेशिक शासन के दौरान आधारित संरचना में शामिल प्रमुख क्षेत्रों रेल, पत्तन, जल परिवहन, डाकतार आदि का विकास हुआ, जिससे सेनाओं के आवागमन में सुविधा हुई और कच्चा माल रेलवे और पत्तनों तक आसानी से पहुंचाया जा सका। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? कौन सा कथन करता है? निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की सहभागिता होती है, यानी सरकार और बाजार मिलकर के निर्धारित करते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए और किस प्रकार उत्पादन हो और उसका किस प्रकार से वितरण किया जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है जिसका वो अच्छा उत्पादन कर सकता है और सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। तो ऊपर दिया गया जो विवरण है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को निरूपित करता है? आपका जवाब होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग और पूर्ति बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है। इस व्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी क्रय क्षमता के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं? ऑप्शन पढ़िए। निजी संपत्ति का संग्रह नहीं किया जा सकता, इसमें समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, इस व्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती है। अब आपके सामने नीचे कोड है, आंसर करिए। तो इसमें जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है वो तीनों ही है। निजी संपत्ति का संग्रह नहीं किया जा सकता, इसमें समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, इस व्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती हैं। ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। समाजवाद में वस्तुओं और सेवाओं का वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है, ना कि क्रय क्षमता के आधार पर। इसके विपरीत इसमें निजी संपत्ति का कोई भी स्थान नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु राज्य की संपत्ति होती है। ऑप्शन पहला इसलिए सही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय करती है और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन हो। सामाजिक व्यवस्था में ये माना जाता है कि सरकार ये जानती है कि देश के लोगों के हित में क्या है, इसलिए लोगों की वैयक्तिक इच्छाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। सरकार ही ये निर्णय करती है कि वस्तुओं का उत्पादन और वितरण किस प्रकार से किया जाए, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है आपका। तीसरा, सामाजिक अर्थव्यवस्था में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती है, इसलिए तीसरा भी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के बीच सही अंतर स्पष्ट करता है? कथन पढ़िए और बताइए कि कौन सा भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के बीच सही अंतर स्पष्ट करता है। नीचे आपके पास कोड है और कोड देख करके आप आंसर करिए। भौतिक पूंजी निर्माण एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है, जबकि मानव पूंजी के साथ ऐसा नहीं है। मानव पूंजी को बेचा नहीं जा सकता, जबकि भौतिक पूंजी को बेचा जा सकता है। भौतिक पूंजी अन्य वस्तुओं की भांति दृश्य होती है, तो वहीं पे मानव पूंजी अदृश्य होती है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास से संबंधित निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों कथन पढ़िए। मानव विकास सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। मानव विकास के संदर्भ में मानव स्वयं ही साध्य भी है। सही जवाब होगा दोनों, पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन सी। मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग है, क्योंकि व्यक्ति इससे पढ़ने लिखने और सुदीर्घ जीवन यापन की क्षमता आती है, तभी वो ऐसे अन्य चयन कर पाने में सक्षम हो पाता है जिन्हें कि वो महत्वपूर्ण मानता है। मानव पूंजी का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है। ये साध्य उत्पादकता में वृद्धि का है। इस मतानुसार शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया निवेश अनुत्पादक है अगर उससे वस्तुओं और सेवाओं के निर्गमन में वृद्धि ना हो। मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं ही साध्य भी है। भले शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में निवेश से श्रम की आय, उत्पादकता में सुधार नहीं हो, लेकिन इनके माध्यम से मानव कल्याण का संवर्धन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन मानव पूंजी का स्रोत हो सकता है? इसमें से कौन मानव पूंजी का स्रोत हो सकता है? शिक्षा में निवेश, टीकाकरण यानी निवारक दवा, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था और कार्य के दौरान प्रशिक्षण, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी निवेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? इसमें से मानव पूंजी निवेश का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? मानव संसाधनों का अभियंता और डॉक्टर के रूप में परिवर्तित होना। जिस प्रकार एक देश में अपने भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखानों जैसे भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर सकता है, उसी प्रकार ये अपने छात्र रूपी मानव संसाधनों को अभियंता और डॉक्टर जैसी मानव पूंजी को भी परिवर्तित कर सकता है।
मानव संसाधन को मानव पूंजी में परिवर्तित करने के लिए मानव पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कथन है, कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वे व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं श्रमिक कहलाते हैं। श्रमिक केवल पुरुष होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अस्थायी रूप से काम करने वाले व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना जाता है, तो सिर्फ पहला ही कथन सही है। वे व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं वे श्रमिक कहलाते हैं। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों को आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं वो श्रमिक कहलाते हैं, चाहे वे उच्च या निम्न किसी भी स्तर में कार्य कर रहे हों। कोई भी व्यक्ति श्रमिक हो सकता है। बीमारी, खराब मौसम, त्योहार या सामाजिक धार्मिक उत्सवों के कारण स्थायी रूप से काम पर नहीं आ पाने वाले व्यक्ति को भी श्रमिक ही माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये युग्म है, क्या ये युग्म सुमेलित है? और सुमेलित है तो कौन कौन सा सुमेलित है आपको बतानी है। स्वनियोजित, जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक हैं। संगठित क्षेत्र, 10 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान तथा सार्वजनिक क्षेत्र। अनियमित मजदूरी, दूसरे के खेतों में काम करने वाले के बदले प्राप्त पारिश्रमिक अनियमित मजदूरी लेते हैं। और संगठित क्षेत्र में 10 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान तथा सार्वजनिक क्षेत्र होता है। तो सही जवाब है तीनों ही सही सुमेलित है। ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपूर्ति चक्र की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? एकाधिकार की। एकाधिकार के अंतर्गत कोई भी आपूर्ति चक्र नहीं होता है, क्योंकि मूल्य और उत्पादित मात्रा के मध्य प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रम बल के अनियतीकरण को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? कौन सा वो कथन है जो कि श्रम बल के अनियतीकरण को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित कर रहा है? ऑप्शन सी, श्रमिकों का नियत वेतन रोजगार से हटकर अनियत श्रम रोजगार की ओर जाना। विभिन्न स्थितियों में श्रम बल के वितरण को देखें तो पिछले 4 दशकों यानी 1972 से 2012 से लोग स्वरोजगार और नियमित वेतन रोजगार से हटकर अनियमित श्रम की ओर बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ इस रोजगार और नियमित वेतन से अनियत श्रम रोजगार की ओर जाने की प्रक्रिया को श्रम बल के अनियतीकरण का नाम देते हैं। इससे मजदूरों की दशा बहुत नाजुक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश श्रमिकों का रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आंसर करिए। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत प्राथमिक क्षेत्र होता है। द्वितीयक क्षेत्र में लगभग 24% श्रम बल को नियोजित कर रहा है द्वितीयक क्षेत्र। पहले में आप जानते हैं क्या क्या है, सेकेंडरी में क्या क्या है और टर्सरी सेक्टर में क्या क्या होते हैं। सेवा क्षेत्र होता है टर्सरी सेक्टर। अगला प्रश्न है आपके सामने, असर्शन है एंड आपके पास यहाँ पे रीजन उसका दिया हुआ है। कारण कथन है कि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं और इसका कारण दे रहा है कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की कमाई संगठित क्षेत्र की तुलना में कम होती है। तो यहाँ पे दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों सही है और ए और आर दोनों ही सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याओं का ज्ञान, पहचान, नियंत्रण, खाद्य पूर्ति आदि को शामिल किया जाता है। तृतीयक स्वास्थ्य क्षेत्र में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का निपटान किया जाता है। दोनों ही सही है। ऑप्शन सी, भारत की स्वास्थ्य आधारित संरचना को
3 स्तरों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याओं का ज्ञान और उन्हें पहचानने, रोकने और नियंत्रित करने की विधि है। खाद्य पूर्ति और उचित पोषण और जल की पर्याप्त पूर्ति, मानसिक स्वास्थ्य का संवर्धन और आवश्यक दवाओं का प्रावधान शामिल है। जब एक रोगी की हालत में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में सुधार नहीं हो पाता तो उसको द्वितीयक या मध्य या उच्च श्रेणी के अस्पतालों में भेजा जाता है। जिन अस्पतालों में शल्य चिकित्सा, एक्सरे, ईसीजी जैसी बेहतर सुविधाएं होती हैं उन्हें माध्यमिक चिकित्सा संस्थाएं कहते हैं। तृतीयक स्वास्थ्य क्षेत्र में गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निपटान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक एजेंट के संदर्भ में इस जितने कथन है उस पर विचार कीजिए। किसके संबंध में? आर्थिक एजेंट के संबंध में। व्यक्ति अथवा संस्था जो आर्थिक निर्णय लेते हैं वो आर्थिक एजेंट कहलाते हैं। आर्थिक एजेंट के अंतर्गत सरकार, निगम, बैंक जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं। दोनों, आपका सही जवाब होगा आर्थिक एजेंट के संदर्भ में जो दोनों ही कथन है वो दोनों ही सही है। आर्थिक इकाई अथवा आर्थिक एजेंट से तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से हैं जो कि आर्थिक निर्णय लेते हैं। वो उपभोक्ता हो सकते हैं जो ये निर्णय लेते हैं कि क्या और कितना उपभोग करना है। वे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन भी हो सकते हैं जो ये निर्णय लेते हैं कि क्या उत्पादन करना है और कितना करना है। वे सरकार, निगम, बैंक जैसी संस्थाएं भी हो सकती हैं जो कि विभिन्न प्रकार के आर्थिक निर्णय लेते हैं, जैसे कितना खर्च करना है, साख पर कितना ब्याज दर लेना है, कितना कर लगाना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। आपका सही जवाब होगा J.M. किन्स को माना जाता है। बहुत लोग एडम स्मिथ करेंगे, लेकिन J.M. किन्स को माना जाता है समष्टि अर्थशास्त्र का जनक। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है आपके सामने, एक पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमों द्वारा किया जाता है। पूंजीवादी उद्यमी को उतना उत्पादन के संचालन के लिए प्राकृतिक संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें से कौन सा सही है? दोनों ही सही है, ऑप्शन सी। एक पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमियों के द्वारा किया जाता है। किसी विशिष्ट पूंजीवादी उद्यम में एक या अनेक उद्यमी होते हैं। वे उद्यम को चलाने के लिए स्वयं पूंजी की पूर्ति करते हैं या फिर वे पूंजी उधार लेते हैं। उत्पादन के संचालन के लिए उन्हें प्राकृतिक संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। इनमें से कुछ संसाधनों का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में होता है, जैसे कि कच्चा माल, और कुछ स्थायी पूंजी के रूप में भी होता है, जैसे कि भूखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, कौन सा है? आपका सही जवाब होगा उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा पूंजीवादी फर्म की विशेषताएं हैं या फिर विशेषता है? सारे ऑप्शन पढ़िए, बताइए कौन सा पूंजीवादी फर्म का विशेषता है। आपका सही जवाब होगा बाजार के लिए उत्पादन, उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व, पूंजी का निरंतर संचय। ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। जिस देश में अधिकांश उत्पादन पूंजीवादी फर्मों द्वारा किया जाता है उसे पूंजीवादी देश कहते हैं। वे फर्में जिनमें बाजार के लिए उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व, पूंजी का निरंतर संचय, एक दी गई कीमत जिसे मजदूरी की दर कहते हैं पर श्रम का कार्य और विक्रय किया जाता है, उन्हें पूंजीवादी फर्मों की विशेषताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आने वाले शब्दों और उनकी परिभाषाओं के युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा सुमेलित है? आपका सही जवाब होगा पूंजी स्टॉक, उत्पादकों के पास टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं का स्टॉक होता है। फर्म उत्पादन इकाई है।
सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों ही सुमेलित है, लेकिन निर्गत वाला सुमेलित नहीं है। किसी एक वर्ष के अंत में उत्पादकों के पास जो टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं का स्टॉक होता है उसको पूंजी स्टॉक कहते हैं। उत्पादन इकाइयों को फर्म कहा जाता है। उद्यमियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर बाजार में उनको बेचने और लाभ प्राप्त करने को निर्गत कहा जाता है। और यहाँ पे निर्गत क्या दिया है, वस्तुओं का उपभोक्ता द्वारा क्रय किया जाना, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में आधार वर्ष है। अर्थव्यवस्था में आधार वर्ष क्या है, वो वर्ष जिसकी कीमत का प्रयोग करके वास्तविक जीडीपी की गणना की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिवारिक क्षेत्र के संदर्भ में सही है। कौन सा कथन सही है, पहला कथन है कि एकल व्यक्तिगत उपभोक्ता जो उपभोग से संबंधित निर्णय स्वयं लेते हैं। दूसरा कथन है एक से अधिक व्यक्तियों का समूह जिसके उपभोग से संबंधित निर्णय संयुक्त रूप से लिए जाते हैं। एकल व्यक्तिगत उपभोक्ता जिसके उपभोग संबंधी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों। बी, एक से अधिक व्यक्तियों का समूह जिनके उपभोग से संबंधित निर्णय संयुक्त रूप से लिए जाते हैं। और ऑप्शन ए, एकल व्यक्तिगत उपभोक्ता जो उपभोग से संबंधित निर्णय स्वयं लेते हैं। ये पारिवारिक क्षेत्र के संदर्भ में दोनों ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में श्रम शब्द का क्या तात्पर्य है। श्रम शब्द का तात्पर्य किससे है। सही जवाब होगा उत्पादन के संचालन के लिए मानव श्रम के महत्वपूर्ण अंश की आवश्यकता होती है जिसे कि श्रम कहते हैं। ऑप्शन ए, किसी भी उद्यमियों को उत्पादन के संचालन के लिए जिस तरह प्राकृतिक संसाधन की आवश्यकता पड़ती है उसी तरह उत्पादन के संचालन के लिए उद्यमी को मानव श्रम के महत्वपूर्ण अंश की आवश्यकता होती है जिसे कि श्रम के रूप में सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये जो युग्म है इन युग्मों पर विचार कीजिए। नीचे आपके सामने कोड दिया हुआ है और बताइए कौन से कोड जो है वो सही होंगे। वस्तु विनिमय, अनौपचारिक क्षेत्र में जो विनिमय मुद्रा के बिना होता है वो होता है। और बाह्य कारण किसी फर्म या व्यक्ति के लाभ अथवा हानि से संबंधित है। ये दोनों ही सुमेलित है। ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा। निजी आय किसी राष्ट्र की समस्त आय का स्रोत है, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। मुद्रा की सहायता के बिना अनौपचारिक क्षेत्र में जो विनिमय होता है उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। बाह्य कारणों से तात्पर्य किसी फर्म या व्यक्ति के लाभ अथवा हानि से है जिसका दूसरा पक्ष प्रभावित होता है जिससे भुगतान नहीं किया जाता। बाह्य कारणों का कोई भी बाजार नहीं होता है जिसमें उनको खरीदा या फिर बेचा जा सकता है, इसलिए तीसरा वाला सही है, पहला दूसरा तीसरा वाला गलत है, पहला दूसरा सही है। जबकि निजी आय जो है वो होता है निजी क्षेत्र को उपगत होने वाले घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक प्लस राष्ट्रीय ऋण ब्याज प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय प्लस सरकार से चालू ऋण अंतरण प्लस शेष विश्व से अन्य निवल अंतरण। और यहाँ पे जो दिया था कि निजी आय किसी राष्ट्र के समस्त आय का स्रोत है तो ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है। सही जवाब होगा अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय। अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जब आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में भी परिवर्तन होता है तो इस अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसमें बढ़ी हुई आय के लाभ को उपभोग पर खर्च किया जाता है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कुल अतिरिक्त आय का अंश है जो कि लोग उपभोग में प्रयोग करते हैं। उपभोग में परिवर्तन C को आय में परिवर्तन Y से डिवाइड करके सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी MPC को प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में शामिल होते हैं। सही जवाब है निजी और सार्वजनिक दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है आपके सामने, खुली अर्थव्यवस्था में एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है।
खुली अर्थव्यवस्था से भारत विश्व के अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र यानी क्वाइनरी सेक्टर का उदाहरण है? आपका सही जवाब होगा केंद्रीय मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री की सेवाएं देना, ये पंचक तंत्र होता है, यानी क्वाइनरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है आपके सामने, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का क्रेता जिसने कि तीसरे पक्ष को क्रेडिट दिया है वो स्वैप के विक्रेता से उस क्रेडिट पर क्रेडिट सुरक्षा प्राप्त करता है जो कि तीसरे पक्ष द्वारा ऋण चुकाने में विफलता के कारण उसके ऋण का भुगतान करना स्वीकार करता है। दूसरा है, स्वैप का विक्रेता जोखिम के लिए आवधिक सुरक्षा शुल्क प्राप्त करता है। तीसरा है, स्वैप के विक्रेता को ये विश्वास रहता है कि क्रेडिट डिफॉल्ट नहीं होगा। तो तीनों ही सही है, राइट आंसर होगा तीनों ही सही है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के बारे में, ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सारे कथन को पढ़िए और बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, मध्यवर्ती उपभोग से अभिप्राय उस व्यय से होता है जो एक लेखा वर्ष में उत्पादों द्वारा मध्यवर्ती वस्तुओं की खरीद पर किया जाता है। आप पॉज करके सारे ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद आंसर पे करिए। मुझे फटाफट कंप्लीट करनी है इसलिए मैं फटाफट सिर्फ आंसर ही बताऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे लग जाएगा। अंतिम वस्तुएं राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित की जाती है, इसलिए विकल्प बी जो था वो गलत था। लेखा वर्ष में फर्मों द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए अंतिम वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की जाती है, ऑप्शन सी भी गलत था। एक वर्ष या उससे कुछ अधिक समय के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं, इसलिए डी गलत है। ऑप्शन ए केवल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है आपके सामने। वैसे देश जहां पे औद्योगिक उत्पाद आरंभ नहीं हुआ या बहुत निम्न स्तर का है, साक्षरता कम है और जो सदैव विदेशी सहायता और ऋण पर निर्भर है, अत्यल्प विकसित देश या चौथी दुनिया कहलाती है। दूसरा कथन है, पॉइंट्स ऑफ सेल ऐसे स्थान है जहां पे अल्प विकसित देश आपस में मिलकर के आयात निर्यात के मुद्दा पर बातचीत करते हैं। तीसरा कथन है, किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर और रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच आरेखीय संबंध दर्शाने वाले वक्र को वेब्रिज वक्र कहते हैं। ये सही है, ऑप्शन डी, पहला और तीसरा। पहला भी सही था और तीसरा भी सही है। पॉइंट्स ऑफ सेल ऐसे दुकानों, पेट्रोल पंपों से संबद्ध है जहां पे खरीदारी करके बैंक के डेबिट कार्ड को स्वैप करके भुगतान किया जाता है। इसलिए ऑप्शन दूसरे में दिया था कि पॉइंट ऑफ सेल ऐसे स्थान है जो कि अल्प विकसित देश में आपस में मिलकर के आयात निर्यात के मुद्दों पर बातचीत करते हैं, जबकि वे स्वैप करके भुगतान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आय चक्र के चक्रीय प्रवाह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आय के चक्रीय प्रवाह के लिए जो सारे स्टेटमेंट है उसमें बताइए कि कौन सा सही नहीं है। आपका सही जवाब है, सारे ऑप्शन पढ़िए जो सही है, पहला, दूसरा, चौथा जो है वो गलत है। जब कोई भी रिसाव या योग नहीं होता, जब कोई भी रिसाव या योग नहीं होता तब व्यवस्था संतुलन की स्थिति में होती है, ये गलत है। बाकी सारे चक्रीय प्रवाह के लिए सही है। चक्रीय प्रवाह जो अवधारणा है ये सरल रूप में आरंभ होती है और बाद में जटिल हो जाती है। सरल रूप में ये उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच दो तरफा आय प्रवाह को दर्शाता है, जो कारक भुगतान, वस्तु और सेवाओं तथा उनकी खरीद पर भुगतान इत्यादि के रूप में आय प्रवाह की व्याख्या करता है। उच्च मॉडल वित्तीय क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र के जुड़ने के साथ विकसित होते हैं, जिन्हें कि 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल की संज्ञा दी जाती है। मॉडल आय के रिसाव और योग की अवधारणाओं को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन चौथा जो है वो गलत है। रिसाव या योग की स्थिति में भी व्यवस्था संतुलन की स्थिति हो सकती है। ऐसा तब होता है जब कुल रिसाव कुल योग के बराबर हो।
अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिशेष को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। उपभोक्ता अधिशेष को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? पहला कथन आपने पढ़ लिया। ऑप्शन बी, वास्तविक कीमत एवं संभावित कीमत के बीच का अंतर। उपभोक्ता अधिशेष उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु या सेवा के लिए भुगतान के लिए तैयार राशि और वास्तविक भुगतान की जाने वाली राशि के बीच का अंतर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि हम किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहते हैं तो अन्य वस्तुओं की कम मात्रा प्राप्त की जा सकेगी। यानी एक वस्तुओं की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? यदि हम किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहते हैं तो अन्य वस्तुओं की कम मात्रा प्राप्त की जा सकेगी। यानी कि एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है। इसको क्या बोलेंगे? इसको आर्थिक लागत और अवसर लागत कहते हैं। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, सभी वस्तुओं अथवा दो वस्तुओं के संयोजन को दर्शाने वाला वक्र जिससे उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि मिलती है उसको क्या बोलते हैं? उसको तटस्थता वक्र बोलते हैं। तटस्थता वक्र, यहाँ पे नीचे आपको वक्र दिखेगा। सभी वस्तुओं या दो वस्तुओं के संयोजन को दर्शाने वाला वक्र जिससे उपभोक्ता को समान स्तर की संतुष्टि मिलती है वो तटस्थता वक्र कहलाता है। संतुष्टि के समान स्तर के कारण ये सभी वस्तुएं उपभोक्ता द्वारा एक समान या तटस्थ ही समझी जाती है। ठीक है, ये तटस्थता वक्र है, वस्तु एक और वस्तु दो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वैसी वस्तुएं जो उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में गति करती है उसको क्या बोलते हैं? उसको निकृष्ट वस्तुएं बोलते हैं। ये सामान्य मानव व्यवहार है कि आय में बढ़ोतरी के साथ ही उपभोक्ता की वस्तु की निम्न गुणवत्ता से अच्छी गुणवत्ता की ओर स्थानांतरित हो जाती है। यही कारण है कि आय में वृद्धि के साथ निकृष्ट वस्तुओं की मांग घट जाती है। तो निकृष्ट वस्तुओं की मांग और आय के बीच विपरीत संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है? कौन इसमें एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है? सजातीय उत्पाद। सजातीय उत्पाद नहीं है। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में उद्यमों की अधिक संख्या होती है। उद्यमों का प्रवेश और बहिर्गमन भी मुक्त रूप से होता है, लेकिन उत्पाद एक समान नहीं होता। उत्पाद भिन्नता एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की एक प्रमुख विशेषता है। तो एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति है विक्रेता की अधिक संख्या, उद्यमों का स्वतंत्र प्रवेश, उद्यमों का स्वतंत्र निकास, लेकिन सजातीय उत्पाद नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उद्यम एक दूसरे के साथ समझौता कर प्रतिस्पर्धा न करने का निर्णय ले सकते हैं और कुल लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। ऐसा किस प्रकार के बाजार में संभव है? ऐसा द्वैधाधिकार में संभव है। द्वैधाधिकार यानी डुप्ले। डुप्ले अल्पाधिकार की विशिष्ट स्थिति है जहां पे केवल दो उद्यम अथवा विक्रेता होते हैं। अपनी आय सुरक्षित करने के लिए वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा न करने और दोनों उद्यमों के कुल लाभ को एक साथ अधिकतम करने का निर्णय भी ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों उद्यम ऐसे एकल एकाधिकार उद्यम की भांति व्यवहार कर सकते हैं जिसके दो कारखाने हो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उपभोक्ता आय स्तर और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की संतुलित मात्रा के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। उपभोक्ता आय स्तर और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की संतुलित मात्रा के बीच कौन संबंध दर्शा सकता है? एंजल वक्र। एंजल वक्र से हम संबंध को दर्शा सकते हैं। ये है, इस प्रकार होता है एंजल वक्र। इस वक्र से अनुमान लगाया जा सकता है कि एंजल वक्र वस्तु की मात्रा की मांग और उपभोक्ता की आय में संबंध स्थापित करता है। मौद्रिक आय और ये है इकाइयां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एकाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन आपके सामने है कि सीमांत राजस्व वक्र औसत राजस्व वक्र से कम होता है। सीमांत राजस्व वक्र मांग वक्र को भी दर्शाता है। सीमांत राजस्व वक्र औसत राजस्व वक्र से अधिक होता है। बताना है कौन सा सही है। सीमांत राजस्व
औसत राजस्व और मांग वक्र एक ही सरल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित होते हैं। आपका सही जवाब होगा सीमांत राजस्व वक्र औसत राजस्व वक्र से कम होता है। ये एकाधिकार के संदर्भ में सही है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समष्टि अर्थव्यवस्था के पारंपरिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? समष्टि अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक सिद्धांत के संदर्भ में जो गलत है वो है सरकारी हस्तक्षेप की सहायता से पूर्ण रोजगार। ये सही नहीं है। सही क्या है? कोई बचत नहीं, उत्पादों और कारकों के मध्य मुक्ति प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति। ये सिद्धांत जियाब बाप्टिस्ट से ने दिया है। तो क्या गलत है? पहला गलत है, सरकारी हस्तक्षेप की सहायता से पूर्ण रोजगार। पारंपरिक सिद्धांत बिना सरकारी हस्तक्षेप के समग्र मांग और समग्र आपूर्ति की स्वचालित समता का पूरी तरह समर्थन करता है। इस स्वचालित समता के जरिए अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की परिस्थिति बनती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है आपके सामने, विचार कीजिए इस पे। सीमांत उत्पाद वक्र का आकार यू आकार के विपरीत होता है। सही है। सीमांत उत्पाद वक्र चर अनुपात के नियम को दर्शाता है। आपका सही जवाब होगा दोनों ही सही है। ये है सीमांत उत्पाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आउटपुट है इनके, ये कारक है। सीमांत उत्पाद चर अनुपात के नियम के अनुसार किसी कारक इनपुट का सीमांत उत्पाद पहले रोजगार के स्तर के साथ साथ बढ़ता है, लेकिन रोजगार के एक निश्चित स्तर के पहुंचने के बाद इसमें निरंतर गिरावट आती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्राइस सीलिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बतानी है। तो ये दोनों कथन पॉज करके पढ़िए। जो गलत कथन है वो है किसी प्रकार के प्रभाव के लिए सीलिंग को वास्तविक बाजार मूल्य से अधिक स्तर पर निर्धारित करना ये गलत है। किसी भी प्रभाव के लिए सीलिंग बाजार निर्धारित मूल्य से कम स्तर पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्पाद संभावित वक्र का अन्य नाम क्या है? रूपांतरण वक्र है। हम जानते हैं कि जो दिया गया संसाधन और उत्पादन की तकनीकों से एक अधिकतम सीमा तक ही उत्पादन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि हम किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तब हमें कुछ अन्य वस्तुओं का उत्पादन को घटाना होगा। यही कारण है कि उत्पादन संभावित वक्र को रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मांग वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पॉज करके सारे कथन को पढ़िए और जो सही आंसर है वो होगा एकाधिकार के अंतर्गत मांग वक्र कम मूल्य लोचशील होता है और एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत अधिक मूल्य लोचशील होता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चर अनुपात के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चर अनुपात के नियम के संबंध में ऑप्शन सी, चर कारक और स्थिर कारक के बीच का अनुपात परिवर्तित नहीं होता है। ये सही नहीं है। चर अनुपात के संदर्भ में जो नियम है वो सही है कि ये एक लघु आवधिक अवधारणा है। केवल चर कारक में परिवर्तन होता है, उत्पादन के स्तर पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये सारे सही है। ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है। चर अनुपात का नियम एक लघु आवधिक अवधारणा होती है। लघु अवधि में स्थिर कारक परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि सीमांत उत्पादकता बढ़ती है तो ये दर्शाई जाती है क्या? वृद्धिमान प्रतिफल का नियम। अगला क्वेश्चन, समग्र मांग की कमी की स्थिति में क्या होता है? अल्पाधिकारिक अर्थव्यवस्था में आउटपुट और रोजगार में कमी होती है। यदि अर्थव्यवस्था में अल्पाधिकार की स्थिति में है तो कुछ उत्पादक होते हैं जो बाजार में बड़े भाग को प्रभावित करते हैं। यदि मांग में कमी आती है तब उत्पादक मूल्य में कमी की बजाय यानी मांग में कमी के साथ मूल्य में गिरावट आती है। मांग में कमी के अनुरूप आउटपुट में कमी लाता है। मांग में कमी के अनुरूप आउटपुट में कमी लाता है। आउटपुट में कमी आने से स्वतः उत्पादन के कारकों की मांग कम हो जाएगी और रोजगार में कमी आएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में कोई विशिष्ट कर
कोई विशिष्ट कर पूरी तरह से उपभोक्ताओं पर आरोपित होगा? आपका सही जवाब है आपूर्ति पूर्णतः लोचशील है। नेक्स्ट, ए और बी ऐसी दो वस्तुएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं। यदि वस्तु बी के मूल्य में वृद्धि होकर के ₹50 से 100 हो जाती है, तब वस्तु ए की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित परिवर्तन देखा जा सकता है। क्या होगा परिवर्तन? मांग वक्र का वामावर्त स्थानांतरण होगा। ऑप्शन डी, मांग वक्र का वामावर्त स्थानांतरण होगा। यदि अन्य बातें यथावत रहे तो संबद्ध वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर इसके मूल्य में परिवर्तन के प्रत्येक स्तर पर मांग में परिवर्तन होता है। मांग वक्र में स्थानांतरण होता है। यदि प्रतिस्थापित वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो मांग वक्र दक्षिणावर्त प्रतिस्थापित होता है। दूसरी ओर यदि पूरक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो मांग वक्र वामावर्त प्रतिस्थापित होता है। नेक्स्ट, एक एकाधिकार मांग वक्र के किस भाग में कमी भी उत्पादन नहीं करेगा? एक एकाधिकार मांग वक्र के किस भाग में कभी भी उत्पादन नहीं करेगा? बेलोचदार में। सही जवाब होगा बेलोचदार। एक एकाधिकार मांग वक्र के बेलोचदार भाग में कभी भी उत्पादन नहीं करेगा, यानी मांग वक्र का वो भाग जहां पर लोच 1 से कम हो। माना कि लोच 0.5 है, ऐसे में एकाधिकार कम उत्पादन करके और इसे अधिक मूल्य पर बेच करके अधिक लाभ कमा सकता है। मात्रा में 10% की कमी से मूल्य में 20% की वृद्धि हो सकती है और इस प्रकार आय में 10% की वृद्धि हो सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बाजार में आपूर्ति वक्र नहीं होता है? किस बाजार में नहीं होता है? एकाधिकार में नहीं होता है। नेक्स्ट, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंटिंग आउट की स्थिति में भारत जैसे देश के लिए क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होंगे? कीमत स्तर में वृद्धि हो सकती है, सरकार द्वारा कर की दरों को ऊंचा किया जा सकता है और ब्याज दरों में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रपाती प्रभाव यानी कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है? सारे ऑप्शन पढ़िए और बताइए क्या है प्रपाती प्रभाव। वस्तु के उत्पादन के लिए जरूरी आगत यानी इनपुट का करारोपित होना तथा उत्पादन के प्रत्येक चरण में कर के ऊपर कर लगाने से वस्तु का लागत मूल्य बढ़ जाना, ये है प्रपाती प्रभाव। नेक्स्ट, विभिन्न आर्थिक प्रणालियों में सरकार की अलग अलग भूमिका होती है। निम्नलिखित आर्थिक प्रणालियों में सरकार की घटती भूमिका के आधार पर इन्हें क्रमबद्ध कीजिए। घटती भूमिका के आधार पर आपके कोड है नीचे और इसको क्रमबद्ध करनी है, जिसको ग्रेटर देन में बतानी है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केंद्रीकृत नियोजित प्रणाली, किन्सियन मिश्रित अर्थव्यवस्था, आधुनिक उदारीकृत मिश्रित प्रणाली और फिर सबसे छोटा लेसज फेयर प्रणाली। लेसज फेयर प्रणाली। सरकार की भूमिका सबसे कम लेसज फेयर में होती है। इसका अर्थ भी होता है कि अहस्तक्षेप की नीति, वहीं केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में सरकार की भूमिका सबसे अधिक होती है। सरकार के घटते क्रम में यही भूमिका है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र उधार के अंतर्गत श्रेणीबद्ध नहीं है? कौन सा श्रेणीबद्ध नहीं है? ऑप्शन डी, बैंकों द्वारा किसी व्यक्ति और उनके स्वयं सहायता समूहों को प्रत्यक्ष तौर पर दिया जाने वाला ऋण जो कि प्रति ऋणकर्ता 5 लाख रुपये से अधिक का ना हो, ये है प्राथमिक क्षेत्र के उधार के अंतर्गत। नेक्स्ट, यदि अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी लोग अपनी आय में बचत के अनुपात की वृद्धि कर देते हैं, यानी यदि अर्थव्यवस्था में बचत की सीमांत अनुपात बढ़ जाती है तो अर्थव्यवस्था में बचत का कुल अनुमान क्या होगा? घटेगा और अपरिवर्तित रहेगा।
ऑप्शन डी, बी और सी। यदि अर्थव्यवस्था में जुड़े सभी लोग अपनी आय में बचत के अनुपात में वृद्धि करते हैं तो अर्थव्यवस्था में बचत का कुल मान नहीं बढ़ेगा, ये या तो घटेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा। इससे मितव्ययिता का विरोधाभास कहते हैं। इसके अनुसार चूंकि लोग अधिक मितव्ययी हो जाते हैं तो वे कम बचत या पहले की भांति बचत करना समाप्त कर देते हैं। यदि जनता अचानक अधिक बचत करने लगती है तो अर्थव्यवस्था में बचत के सीमांत अनुपात में वृद्धि होगी, जिससे उपभोग का सीमांत अनुपात घटेगा। उपभोग के सीमांत अनुपात में तीव्र गिरावट से समग्र उपभोग में गिरावट आएगी और इस प्रकार समग्र मांग में गिरावट आएगी। समग्र मांग में गिरावट के कारण अर्थव्यवस्था में अत्यधिक आपूर्ति होगी। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादक उत्पादन में कटौती करने का निर्णय लेगा, जिससे अगली बार कारक भुगतान में कटौती होगी और इसके बाद आय में कटौती होगी। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, आर्थिक नियोजन, सरकार की विनियामक के रूप में भूमिका और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सारे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रवासन की गणना के लिए प्रवासन का गुरुत्व मॉडल प्रयुक्त होता है? आपका सही जवाब होगा वस्तु, सेवा एवं व्यक्ति। प्रवासन का गुरुत्व मॉडल वस्तु, सेवा एवं व्यक्ति के प्रवासन की गणना में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की जड़ता की अवस्था यानी स्टैग्नेशन स्टेट और पॉइंट में निवेश बढ़ाने का साधन नहीं है? आपका सही जवाब होगा राजकोषीय समेकन। राजकोषीय समेकन को सरकारी घाटे और ऋण संचय को कम करने के उद्देश्य से ठोस नीतियों के रूप में परिभाषित किया गया है। ये समेकन योजनाओं और विस्तृत उपाय जीडीपी के न्यून प्रतिशत के रूप में होता है। राजकोषीय समेकन अर्थव्यवस्था में निवेश को घटाता है और ये उपाय संभव सीमा तक मात्रा को निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय अर्थव्यवस्था के मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारे कथन है, इसको देखिए और बताइए कौन सा सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल निजी क्षेत्र और संपत्ति के अधिकारों के बारे में उभयवृत्तिता यानी दोहरे विचार का दृष्टिकोण रखता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के मॉडल में विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के संबंध में राज्य की क्षमता बहुत कम है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल संसाधनों के अपर्याप्त पुनर्वितरण का सामना करता है। सही जवाब होगा तीनों, पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक अभिसरण पद का अर्थ है। आर्थिक अभिसरण पद का क्या अर्थ है? प्रति व्यक्ति आय के मामले में अर्थव्यवस्था का अभिसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सहित विकासशील विश्व आज अभूतपूर्व समृद्धि के युग का साक्षी है। इस अच्छे समय का एक प्रमुख चालक आर्थिक अभिसरण है, जिससे गरीब देशों ने अमीर देशों की तुलना में तेजी से प्रगति की है और जीवन स्तर के बीच के अंतराल को कम किया है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का परिणाम जीवन स्तर में वृद्धि के रूप में हो सकेगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक अर्थव्यवस्था के संबंध में इसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं पर सरकार अथवा किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, ये निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है। इसके अंतर्गत वस्तुओं का मूल्य बाजार यानी मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन सी सिर्फ तीसरा सही है, बी केवल थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है आपके सामने, अनिवार्य नियोजन में अर्थव्यवस्था को संचालित करने में बाजार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सामान्यतः निदेशात्मक नियोजन अनुसरण करती है। दोनों ही, केवल दूसरा सही है।
मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं सामान्यतः निदेशक नियोजन का अनुसरण करती है। ऑप्शन बी। देश में प्रचलित आर्थिक प्रणाली के आधार पर योजना को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, अनिवार्य नियोजन और सांकेतिक नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण में शामिल हैं? कृषि, निर्यात ऋण, आवास और नवीकरणीय ऊर्जा। ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मुद्रा बाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों कथन देखिए और बताइए कौन सही है। मुद्रा बाजार अल्पावधिक निधियों की लेनदारी और देनदारी का बाजार है। राजकोष बिल मुद्रा बाजार का एक साधन है। सही जवाब होगा पहला और दूसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें औपचारिक क्षेत्र के श्रमिक अथवा श्रमिकों में गिना जाएगा? किनको औपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के रूप में गिना जाएगा? एक ऐसे निजी विद्यालय का शिक्षक जहां पे 25 शिक्षक कार्यरत हैं। ऑप्शन डी, केवल तीसरा सही है, औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों में। एक ऐसे निजी विद्यालय का शिक्षक जहां पे 25 शिक्षक कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन कारकों और वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के दौरान उनके पारिश्रमिक के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये उत्पादन कारक है और ये पारिश्रमिक है। नीचे कोड दिया हुआ है और बताइए कि कौन सा कोड कौन कौन से सुमेलित हैं। स्थिर प्राकृतिक संसाधन के पारिश्रमिक मिलता है, लगान मिलता है। मानव श्रम को क्या मिलती है? मजदूरी मिलती है। उद्यमिता को ब्याज मिलता है। ये सही नहीं है। ऑप्शन बी, पहला और दूसरा सुमेलित है। मौलिक रूप में ये देखिए, उत्पादन के कारक है। मानव श्रम में मजदूरी मिलती है, पूंजी में ब्याज मिलता है। उद्यमियों को नहीं मिलता है, पूंजी में ब्याज मिलती है। स्थिर प्राकृतिक संसाधन में लगान मिलता है और उद्यमिता को लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरे टोटल 110 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, वेवलेन वस्तुओं का मांग वक्र ऊपर की ओर झुका हुआ होता है। वेवलेन वस्तुएं सामान्यतः गौण उत्पाद होती है। नहीं। ऑप्शन ए, केवल पहला सही है। वेवलेन प्रभाव क्या होता है? इसका नाम अमेरिकी अर्थशास्त्री थॉर्स्टीन बुंडे वेवलेन के नाम पर रखा गया है। ये उपभोग का एक सिद्धांत होता है जो कि बताता है कि उपभोक्ताओं में उद्योमुखी ढलान मांग वक्र के विपरीत ऊर्ध्वमुखी ढलान मांग वक्र पाया जा सकता है। तो पहला सही है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें प्रदर्शन उपभोग की प्रवृत्ति होती है। यानी अधोमुखी ढलान मांग वक्र का अर्थ है कि मांग की मात्रा मूल्य के विपरीत बदलती रहती है, यानी मूल्य वृद्धि के साथ मांग घटती है। संकल्पना क्या होता है? ये सिद्धांत बताता है कि किसी विशेष वस्तु की मांग की गई मात्रा मूल्य में बदलाव के साथ प्रत्यक्ष रूप से बदल सकती है। यानी जैसे ही मूल्य वृद्धि होती है, मांग में भी वृद्धि होने लगती है। वेवलेन वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिसमें कि मूल्य वृद्धि के साथ मांग वृद्धि की प्रवृत्ति होती है और अपनी विशिष्ट प्रकृति के कारण ये प्रतिष्ठा में वृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। वेवलेन वस्तु का मांग वक्र ऊपर की ओर झुका होता है, जो कि सामान्य अधोमुखी ढलान मांग वक्र के विपरीत संचालित होता है। वैसे तो वेवलेन वस्तु सामान्यतः उच्च गुणवत्ता युक्त प्रतिष्ठित उत्पाद होता है और ये गिफिन वस्तु जो कि ऐसे गौण उत्पाद हैं जिनके विकल्प सरलता से उपलब्ध नहीं होते हैं, उससे विपरीत स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये युग्म है, इन युग्मों पे विचार कीजिए और आपको नीचे कोड दिए हुए हैं। ये वित्तीय पद है और उसका विवरण कौन सा सही है? गोल्डन हैंडकफ, कर्मचारियों को कंपनी छोड़ने से रोकने के लिए भुगतान है, गोल्डन हैंडकफ। गोल्डन रूल, ये सरकारी उधारी और खर्च से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन गिग अर्थव्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? गिग अर्थव्यवस्था का एक प्रकाशन संस्था के साथ संबद्ध स्वतंत्र वृत्तलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन गतिविधि में मूल्यह्रास पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण पूंजी के अप्रत्याशित या अचानक नष्ट होने से संबंधित है। ये एक प्रवाह चर है, तो इसमें सही है दोनों, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गिफेन वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गिफेन वस्तुओं के संदर्भ में आपका सही जवाब होगा, ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग में वृद्धि होती है। गिफेन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक प्रभावशाली होता है। सही आंसर होगा पहला और तीसरा। गिफेन वस्तुएं उच्च मांग वाले उत्पाद हैं, ये गलत है। पहला और दूसरा सही है। गिफेन गुड यानी गिफेन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी के बजाय वृद्धि होती है। रॉबर्ट गिफेन के नाम पर इसे गिफेन पैराडॉक्स नाम दिया गया है, रॉबर्ट गिफेन के नाम पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है बतानी है। कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका सही जवाब होगा, सारे इसको पॉज करिए और देखिए कौन सा सुमेलित है और कौन नहीं है। ऑप्शन डी जो है ये सुमेलित नहीं है। जब कुल उत्पाद का ह्रास आरंभ हो जाता है, सीमांत उत्पाद धनात्मक हो जाता है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी जितने भी है वो करेक्ट मैच है। अगला क्वेश्चन है, चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सारे स्टेटमेंट को पॉज करके देखिए। ये तकनीकी प्रगति पर आधारित है जो कि अपशिष्ट उत्पादों को उपयोगी बनाए रखने में सहायता करती है, ये सही है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। अमर्त्य सेन के सुझावों पर आपका सही जवाब होगा, इसे जनोन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव इनमें से होना चाहिए। ऑप्शन बी दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, चक्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सारे स्टेटमेंट पढ़िए और कोड नीचे है, बताइए कि कौन सा सही है। संसाधनों के दक्षतम उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनर्विनिर्माण और नवीनीकरण पर बल देता है। कम से कम संभावित संसाधनों यानी जो कि इनपुट है, इनपुट के साथ अधिकतम संभावित लाभ यानी आउटपुट प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों ही सही है। इसके साथ ही आज का हमारा सेशन खत्म होता है। इंडियन इकोनॉमी के 110 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस सीरीज़ है और बिल्कुल यही लेवल होता है एग्जाम का। क्वेश्चन इसी प्रकार से स्टेटमेंट वाले, असर्शन और रीज़न वाले पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको सब्जेक्टिव आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए, तब जाकर के इस तरह के क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।